हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। 2018 से लेके 2022 तक है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज भी हम लोग 20 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ ही जो बाकी 4 ऑप्शन होते हैं मैं उनको भी कोशिश करती हूँ कि वो भी एक्सप्लेन कर दूँ और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि जो भी एग्ज़ाम आप अब देने जा रहे हैं, फरवरी में आपका होने वाला है, तो वो आप वहाँ पर एक अपनी सीट जीआरएफ की पक्की करें, ठीक है। तो इसी संदर्भ में चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट इसके पहले आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी तरह से पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की 100 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी हो गई है, उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं या संभावित प्रश्न आने की जिनकी संभावना है वो सारे वहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर की भी सीरीज़ आपकी चल रही है, तो आप लोग वो सारा कंटेंट देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन समझिए कि किस तरह के पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है, ये जो है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये किस में संभव होता है? ये होता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है। कार्योत्तर पद्धति कहते हैं। अब ये होता क्या है? कार्योत्तर अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे शोध से होता है जिसमें जो रिसर्चर होता है कॉज इफेक्ट का जो है पता लगाने की कोशिश करता है। कॉज इफेक्ट मतलब प्रभाव के आधार पे संभावित कारणों का, मतलब घटना हो चुकी होती है और उसका जो इफेक्ट आया है, मतलब घटना हो चुकी, वहाँ पे हमने देखा कि प्रभाव क्या था, मतलब कारण क्या रहे होंगे इस घटना के घटित होने के। तो इस तरह से शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध को प्रारंभ करता है। और प्रभाव क्या होता है? आश्रित चर होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है। तो पहले बीत चुकी घटनाएं जिन्हें कारण कहा जाता है ये स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है। चरों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र चर क्या होते हैं? इनमें जो है रिसर्चर अपने हिसाब से मैनिपुलेशन, मतलब जोड़ तोड़ कर सकता है। तो इस तरह से। और आश्रित चर क्या होते हैं? आश्रित चर स्वतंत्र चर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो कार्योत्तर का मुख्य उद्देश्य इस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना होता है कि कोई विशेष घटना, परिणाम, अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार के साथ साथ कौन से कारक संबंधित थे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यही होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अधिकतर तो इससे एग्जाम्पल के जो है फॉर्म में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बस समझना है कि कॉज इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा, बस इसकी ये खासियत है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराडिम के बारे में बात कर रहा है। शोध का वो प्रतिमान जो शोधार्थी, जो रिसर्चर है, अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है। तो इसमें कौन सा रिसर्च होता है? विशेषज्ञता की बात कर रहा है, मतलब कि जिसमें वो एक्सपर्ट हो, है ना। तो ये किस रिसर्च में होता है? ये होता है आपका एक्शन रिसर्च पे। एक्शन रिसर्च यूज़ कहाँ पे होता है? ये होता है व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने और विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पे जोर देता है। इसमें क्या होता है कि दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। और अनुसंधान का ये जो पैराडिम है, प्रतिमान है, ये शोधार्थी या अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, जिससे कि वो हर स्थिति में अपने को तैयार रखें। तो ये मौलिक समस्याओं का जो होता है समाधान करने के लिए। और साथ ही साथ एक्शन रिसर्च की एक ये भी खासियत होती है, अगर व्यवहारिक समस्याओं की बात करें और अगर शैक्षिक समस्याओं की बात करें, जो विद्यालय की आपकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर भी एक्शन रिसर्च ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसकी 2 चीज़ें होती हैं, आप इन्हीं से इनको पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन रिसर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, तुरंत होता है, तुरंत काम होता है, तो इसलिए एक्शन रिसर्च है। आगे देखते हैं। देखिए ये टेबल है और इसमें फिर आपको मैचिंग करना है। इसमें रिसर्च मेथड्स हैं, हो सकता है आपको बहुत क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्रिटिकल फीचर्स है, मतलब संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है और एथनोग्राफिक मेथड है, ठीक है। इसमें कह रहा है जनरलाइज टू द पॉपुलेशन फ्रॉम ए लार्ज सैंपल, मतलब वृहद प्रतिदर्श से समग्र पर सामान्यीकरण। दूसरा है पूर्व घटित घटनाओं के, तो इसको आप समझ जाएंगे
कि ये एक्सपोज्ड फैक्टों की बात कर रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूपों के मुख्य और गौण स्रोतों के माध्यम से स्थापित करना, तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है। ठीक है, हाँ मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, सॉरी। आगे देखिए थर्ड ऑप्शन है स्टडिंग शेयर्ड बिहेवियर पैटर्न्स। फिर चौथा है नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का निर्धारण। ठीक है, और फिर पांचवा है कि प्रोबिंग इनटू द कॉजल फैक्टर्स फ्रॉम द ऑब्जर्व इफेक्ट्स। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये सारे होते क्या हैं। यहाँ पे वैसे आंसर आपका ये दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी इसको। देखिए प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का निर्धारण। इसमें क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जो चर होते हैं वेरिएबल्स को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। और एक्सपोज्ड फैक्टो प्रेक्षित प्रभाव से कारण परक कारकों का पता लगाना। अभी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, पास्ट की घटनाओं का जो पहले घटित हो चुकी हैं। ठीक है, ये जो भी रिसर्च के टाइप है इन सब की कुछ ना कुछ खासियत है। ठीक है, फिर एथनोग्राफिक साझाकृत व्यवहारों के स्वरूप का अध्ययन करना। अब हम इनको देख लेते हैं कि देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। मतलब एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। जैसे कि अगर ये कहें कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है, तो ये एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाता है। मतलब कारण उसका तो उसका कुछ प्रभाव दिखाई देगा, ये कारण और प्रभाव का संबंध यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, एक्सपोज्ड फैक्टों की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की श्रेणी में आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका आता है हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्सपोज्ड फैक्टो, तो ये सारे आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं। ये मतलब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, क्या क्यों कहाँ कैसे, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो एक्सपोज्ड फैक्टों की बात करें तो ये सामाजिक विज्ञान और व्यवसायिक संगठन में प्रयोग किया जाता है। किसी घटना के संदर्भ में होती है इसकी बात, और मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ खास बातें होती हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि कारण और प्रभाव का संबंध इसमें स्थापित किया जाता है एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च में। इसी के बाद हिस्टोरिकल की बात करें तो ये पास्ट की समस्याओं का, मतलब पास्ट का जो भी पहलू थे, पास्ट के जो भी फीचर्स थे, उनको यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। ये भी क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक जो है पहलू है, और काफ़ी सीमा तक ये क्या है, एक्सपोज्ड फैक्टो के समान ही है। ठीक है, ये सामान्यतः किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान देता है। हिस्टोरिकल आप समझ गए होंगे ना कि जो पूर्व में चीज़ें थी अभी नहीं है, हमारे मतलब नहीं है, लेकिन हम उन्हें किन्हीं जैसे कि सोर्सेज के द्वारा, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू हमें पता लगता है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है ना कि उस समय ये फॉसिल्स पाए जाते थे, और उस समय वहाँ का रहन सहन ऐसा था, कुछ ऐसे वहाँ पे अवशेष मिले, कुछ वहाँ के जो है उनकी जीवन यापन की चीज़ें मिली हिस्टोरिकल से संबंधित, या कुछ ऐसे कॉइन्स मिले। ये सारी चीज़ें क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च में इन्हीं सब को रिसर्च किया जाता है, इनकी स्टडीज़ की जाती है। एथनोग्राफिक की बात करें, काफ़ी पूछा जाता है, ये होता है जाति वृत्तात्मक अनुसंधान, एथनोग्राफी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट की बात होती है। इसमें स्टडीज़ करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, इन सब का निर्धारण करता है। तो ये मुख्यतः कहाँ, एंथ्रोपोलॉजी में इसका जो मूल होता है, मतलब इसका जो मूल स्रोत है क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, बाकी चीज़ें होगी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शोध के अर्थ और विशेषताओं को सर्वाधिक उत्कृष्ट ढंग से प्रतिबिंबित करता है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। अब इसमें अपना उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन वही 4 दिए होंगे, 1 2 3, किसी में सेट इस तरह से है, फिर किसी में सेट 3 4 5 का है, इस तरह से करके आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो इसमें कह रहा है कि रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस। सेकेंड है रिसर्च इज एंडेवियर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। और फिर है शोध, रिसर्च एक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस है ना। तो ये तो ठीक है। और रिसर्च क्या है, मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस, ये भी ठीक है, और थर्ड भी आपका सही है। और उसके बाद देखिए रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शन एंड बिलीव्स नहीं, रिसर्च इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज, और रिसर्च इज ए क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। तो ये क्या होता है आपके, इसमें देखिए पहला सही है, और फिर थर्ड है, और फिर यहीं पे 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिसर्च इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज़। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका एक आ रहा है टर्म्स आगमनात्मक और निगमनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए
शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देने से है। फिर है आगमनात्मक और निगमनात्मक, डिडक्टिव और इंडक्टिव प्रोसेस की बात कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी ये पूछे जाते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होते हैं, इनको आपको समझना चाहिए। तो देखिए, इंडक्टिव आगमन और डिडक्टिव निगमन। निगमन मतलब डिडक्टिव आप समझ रहे हैं, निगमन मतलब नियम से, ठीक है, नियम, इसको ऐसे याद रखिए। याद करने का एक एक जो है आप अपना एक टेक्निक बना लीजिए, उससे क्या होता है आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि वो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहती है। तो देखिए, निगमन डिडक्टिव मीन्स यहाँ पर क्या होता है, तर्क प्रणाली, ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। मतलब कि कुछ हम जो है सामान्य से विशेष की मतलब एक नियम ऐसा कुछ होता है, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ। तो अब आपको एक नियम मतलब न्यूटन्स लॉ बता दिया गया कि न्यूटन का ये नियम है। अब उसी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल बताया गया, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, इस पे जो है न्यूटन्स लॉ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नियम आपको पहले बता दिया गया। अब इंडक्टिव में क्या होता है, इस प्रणाली में, इस सिस्टम में क्या होता है, तर्क का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों और अनुभवों के समानीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, निगमन में क्या होता है, डिडक्टिव में सीधा सीधा नियम आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, उदाहरणों के द्वारा कई तरह के एग्जाम्पल्स देके, कई ऐसे जो है वाक्यांशों को, कई ऐसे आपके जो घटित घटनाएं होती हैं, इन सबों के द्वारा समझाया जाता है, और फिर जाके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई दोज स्टेज या स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहा है जिसमें एथिकल कंसिडरेशन, मतलब एथिकल कंसिडरेशन को लिया गया है। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। अब एथिक्स की बात करता है कि कौन से स्टेप्स में, रिसर्च के ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस होती हैं जिसमें एथिक्स जो है रेलिवेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट ये पहला है, मतलब शोध के प्रश्न की पहचान और उसे परिभाषित करना। तो यहाँ पर ये देखिए, शोध के प्रश्न की पहचान नहीं, इसमें कोई एथिक्स नहीं आता है। फिर है पोस्टुलेटिंग, मतलब हल प्रस्तावित करने के लिए चरों के मध्य संबंधों को कल्पित करना। रिलेशनशिप मतलब पोस्टुलेटिंग रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में। कलेक्टिंग डाटा थ्रू यूज़ ऑफ रिसर्च टूल्स, हाँ इसमें करते हैं, ये सही है आपका ऑप्शन। और फिर है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, और उसके बाद है डेटा एनालिसिस और प्रोसीजर एम्प्लॉयड, इसमें करते हैं। और छठवां है आपका रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग रिजल्ट्स। हाँ, अब एथिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, ये सारे जो है ऑप्शन आपके दिए हैं। एथिक्स मतलब होता है कि उनमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता रखा है, तो आप देख लीजिएगा। रिसर्च से संबंधित जो भी है एथिक्स पे भी बना रखी है वीडियो, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर ज़्यादा आपको देखना है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एथिक्स में मतलब क्या होता है कि जिस भी ग्रुप में, या आप मतलब ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं या आप किसी एनिमल्स के ग्रुप पे कर रहे हैं रिसर्च, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। प्लस आपने जो भी उपकरण लिए हैं या जो भी डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उनमें कोई भी पक्षपात या उसमें कोई भी हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो है वो एक्चुअल है, सही है या गलत है, जो भी है, ठीक है। फिर अब उसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं ये भी सही होना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें भी डेटास को इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर है ये आपका, ये भी सेट 1 और सेट 2 को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है आपका, थीसिस और डिसर्टेशन, ठीक है, शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध, फिर रिसर्च पेपर है और वर्कशॉप है, सेमिनार है। अब इन सबों को आपको यहाँ मैच करना है। तो अब पहले ये तो पता होने चाहिए ना कि ये होते क्या हैं। तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर तो आप कर ही लेंगे, है ना। थीसिस क्या होती है, यह शोध प्रबंध या एक शैक्षणिक डिग्री या पेशेवर योग्यता के लिए उम्मीदवारी के संबंध में प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि लेखक के शोध और निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। मतलब जो भी उसके रिजल्ट हैं, जो भी उसने रिसर्च प्रोसेस किया है, ये थीसिस में ये चीज़ दर्शाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स है। थीसिस का प्रयोग कई बार निबंध या इसी तरह के काम के समान दावे को भी संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये थीसिस मतलब कभी जो है
जो आपका ऐसे टाइप जो कुछ अगर आपका कंटेंट तैयार करना है तो वहाँ भी थीसिस का प्रयोग करते हैं। और एक जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिसर्च के समय भी यूज़ की जाती है, तो ये हो गया थीसिस। सेमिनार क्या होता है, ये मेन चीज़ तो इसका ये है कि मुख्यतः एकेडमिक एनवायरनमेंट में ही होता है, ठीक है। सेमिनार कहीं भी होगा तो वो आपका एकेडमिक जहाँ पर भी एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर होगा। किसी यूनिवर्सिटी में किसी विषय के विशेषज्ञों की स्मॉल क्लास होती है, इसे मतलब कुछ घंटे की भी हो सकती है या कुछ समय के लिए, मतलब कि आप हफ्ते में भी रख सकते हैं, है ना, वीकली रख सकते हैं और मंथली रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। और संबंधित विषय या उप विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों को भी बुला सकते हैं, ठीक है। और इसमें श्रोता भी विषय से संबंधित होते हैं और उसमें भी इसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं, ठीक है। तो जो लिसनर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस जो टीचर्स हैं, जो पैनल आया हुआ है, जो मतलब सब्जेक्ट के जो मास्टर हैं, मतलब जो कि प्रोफेसर वगैरह आते हैं, वो यहाँ पर आप जो है डिबेट करते हैं, ठीक है। तो ये सेमिनार होता है। मेन चीज़ इसका यही है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट में होता है। तो इस तरह से ये मंथली वीकली इस तरह हो सकता है। तो ये हो गया सेमिनार की बात। फिर देखिए वर्कशॉप क्या होती है। वर्कशॉप जैसे कि पता लग रहा है ना, कार्यशाला, ये सेमिनार से छोटी और ज़्यादा फोकस्ड होती है। इसमें नई नई स्किल्स को सिखाया जाता है। अब ये स्किल्स आपके मैकेनिकल जो है ट्रेनिंग से भी हो सकती है, इंजीनियरिंग कहीं पर भी जैसे इस तरह से होती है। जो भी आप कोर्स करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, और या आप मैकेनिकल का मान लीजिए कुछ भी सीख रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे वर्कशॉप होती हैं, वहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट कराई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। और कई बार ये आपके जो सिलेबस है, मतलब जो भी आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसका भी ये पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी होता है, जैसे 3 इयर्स 4 इयर्स का आप डिप्लोमा या डिग्री करते हैं तो वहाँ पर भी ये वर्कशॉप होती है। वो आपके मतलब उसमें ही है, आपका जो भी उस ईयर का जो भी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक वर्कशॉप भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। शोध पत्र क्या होता है, रिसर्च पेपर, ये शैक्षणिक प्रकाशन की एक विधि है। इसमें किसी शोध पत्रिका में लेख प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि कोई किसी भी पत्रिका में एक ऐसा जो है लेख होता है, या किसी संगोष्ठी में किसी विषय पर एक लेख पढ़ा जाता है, मतलब ये लेख प्रकाशित भी हो सकता है और कई बार मतलब पब्लिश भी हो सकता है, और कई बार इसको पढ़ा भी जाता है, जैसे सेमिनार वगैरह में। तो प्रायः शोध पत्रों का प्रकाशन कुछ विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करने या जांचने के बाद ही संभव हो पाता है। तो ये हो गया आपका रिसर्च पेपर। फिर है वेबिनार्स। वेबिनार्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ये आपके एक क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। आपके आईसीटी में भी पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में भी बनता है और रिसर्च में तो है ही है, ठीक है। तो जब सेमिनार या सम्मेलन, जो भी कॉन्फ्रेंस है या जो है सेमिनार, अब कॉन्फ्रेंस भी आया, देखिए सम्मेलन है ना कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि वो आपका शैक्षणिक में, मतलब जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वहाँ भी हो सकता है, या अदर भी कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस हो सकता है, ठीक है। सम्मेलन आपने देखा है ना, हाथ से कभी सम्मेलन हो रहा है और इस तरह से गोष्ठी हो रही है, तो कई तरह के सम्मेलन होते हैं। तो ये क्या होता है, जब इंटरनेट की सहायता से आयोजित किए जाए तो उनको वेबिनार्स कहते हैं, ठीक है। वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस मतलब सेमिनार ही है, लेकिन क्या है, इंटरनेट के माध्यम से है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से टीसीपी या आईपी, ठीक है, इन कनेक्शन पर लाइव बैठ के कॉन्फ्रेंसिंग और या प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग जो है आयोजित कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेबिनार्स। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही सही आपका एक एक डाउट बिल्कुल क्लियर होता चले, ठीक है। और हो भी रहा होगा, आप लोग खुद कमेंट करके बताया करिए। कई बच्चे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लाइक करते हैं, कमेंट। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, ठीक है, आप वीडियो देख लेते हैं, अच्छी बात है, आप देखिए, आपके लिए फ्रूटफुल हो, अच्छी है, आपको आपके लिए उपयोगी भी हो, आपका जो है जो भी मिशन है वो पूरा हो जाए, मेरी पूरी कोशिश है। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कोई लॉस भी नहीं है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा सकती हूँ डाटास की कई मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब किए हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छी बात है, वरना आपकी मर्जी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिरिकल रिसर्च। सामाजिक विज्ञान में प्रयोग मूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। अब यहाँ पर
एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंस किस इज एसोसिएटेड विथ, एम्पिरिकल रिसर्च की बात कर रहा है कि किससे संबंधित है, तो ये है आपका पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक आपके सिलेबस में है ना, या जिसको कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक दर्शन। वैसे टर्म्स आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल मुझे भी होती है और आपको भी होगी। तो देखिए पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी, सकारात्मक या प्रत्यक्षवाद की बात करें तो प्रत्यक्षवाद क्या है, ये आपका क्वांटिटेटिव जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता है। ठीक है, मात्रात्मक टिप्पणियों पे ये निर्भर करता है, मतलब जो कि सांख्यिकी विश्लेषण के जो भी डाटाज होते हैं उन पर ये डिपेंड करता है और उन्हीं को ही ऑथेंटिक मानता है। यहाँ शोधकर्ता की जो भूमिका है एक प्रकार के उद्देश्य से डेटा कलेक्ट करना और व्याख्या तक ही लिमिटेड होती है, मतलब डेटा कलेक्शन जो है इनका मेन ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिविस्टिक की बात होती है। और अगर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात करें, मतलब यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिविस्टिक जो होता है कुछ साइंटिफिक तरीके से काम करता है। ठीक है, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात करें जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवादी, तो ये क्या होता है कि विशिष्ट प्रक्रिया होने के बजाय ये अधिक व्यापक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं और वस्तुएं, मतलब अनुसंधान जो रिसर्च मतलब के लिए जो होता है यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड एरिया होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे कि कई तरह के राजनीतिक के मूल्य होते हैं और डिफरेंट तरह के वैल्यूज़ होती हैं, और मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिटेटिव और मिक्स टाइप का रिसर्च यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, मेन यही डिफरेंस है कि वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटाज यूज़ होंगे पॉजिटिविस्टिक में। ठीक है, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में क्या होगा, यहाँ पर क्वालिटेटिव की। ठीक है, पॉजिटिविस्टिक में क्या है क्वांटिटेटिव, और यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात करें तो क्वालिटेटिव या मिक्स टाइप। तो ये हो गया आपका, इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में क्या है पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका किसी विशिष्ट मामले में सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। विशिष्ट मामले से सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को। ठीक है, ये कह रहा है स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन की तरफ। तो ये आपका क्या होता है, तो ये होता है स्पेसिफिक से जनरल की बात कर रहा है, तो ये होता है आपका इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, क्योंकि डिडक्टिव में मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। इनमें रिसर्च में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि इंडक्टिव, डिडक्टिव और आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, ये कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब इंडक्टिव लॉजिक तो वही चीज़ जो आपको पता है कि इसमें आगमन में क्या होगा, विभिन्न उदाहरण के द्वारा, ठीक है, उदाहरण के द्वारा कंक्लूजन पे पहुंचेंगे या एक रिजल्ट को, मतलब एक प्रिंसिपल या नियम को ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब फाइंड आउट किया जाता है। और डिडक्टिव में क्या आता है, नियम हमको सामने आता है और उसके द्वारा हम उसको फिर हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस आप याद रखिएगा, आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं, द पर्पज़ ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में क्या शामिल है। तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, तो देखिए विषय की पृष्ठभूमि को समझना, और हाँ तो ये होता है, इसका ये पॉइंट होता है। उसके बाद है शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, फिर है आपका संगत पद्धति का पता लगाना, ये भी ठीक है। ठीक है, थर्ड है शोध के नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं होता है। टू कैरी द मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची का गहन विश्लेषण करना या आंकड़ों के स्रोत की पहचान करना, तो ये होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि साहित्य की समीक्षा हम लोग क्यों करते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाता है। इसके पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं हम फिर से उन्हीं पे कर रहे हैं। तो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये चीज़ें पता लगती हैं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, अब क्या बाकी है, इसके आगे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और कहाँ कहाँ से किस सोर्स से डाटा कलेक्शन किया गया है, ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाता है। मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की है, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं अब तक वो हमें सारी जो है इससे पता लग जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आगे देखिए,
यदि आपको स्पेयरमैन के रो का कैलकुलेशन करना है तो आप किस प्रकार के आंकड़े इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए है एक्चुअल स्कोर्स है, फिर रैंक्स है, द्विभाजी, डाइकोटोमस डाटा और नॉमिनल डाटा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्पेयरमैन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये किस लिए यूज़ होता है, पहले तो ये जानिए। कभी क्या होता है कि ये होता है आपका रैंक डिफरेंस मेथड के लिए, ठीक है। स्पेयरमैन और कैंडाल ये दो जो है मेथड्स होते हैं, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड और कैंडाल रैंक डिफरेंस मेथड। अब आपके जो क्वेश्चन है ना, कुछ सांख्यिकी वाला जो पार्ट है स्टैटिस्टिक का पार्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो है दो जो है मेथड्स होते हैं, ये कब यूज़ किए जाते हैं, जबकि स्कोर्स जो होता है मतलब जो आपके रिसर्च से दोनों चरों पर आंकड़े ऑर्डिनल मेजर में प्राप्त होते हैं, ठीक है, मतलब रैंक में प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पियर्सन का जो है नहीं यूज़ किया जाता है, तब यहाँ पर स्पेयरमैन का यूज़ करते हैं। तो ये किस लिए होता है, रैंक डिफरेंस मेथड के लिए, ठीक है। इससे आपका ये निकल आया। अब आप स्पेयरमैन वाले थोड़ा सा जान लेते हैं इसका जो फॉर्मूला क्या होता है। कई बार ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो ये थोड़ा ऐसे लिखा जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा और डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। समझ लीजिएगा थोड़ा, ये जो माइनस है ना ये यहाँ बीच में आता है, ठीक है, इसके बीच में, और ये 1 ये हो गया। तो ये होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर होना चाहिए था। तो ये देखिए इसका जो प्रतिपादन है स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, ये स्पेयरमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको रो पढ़ा जाता है, आर सब रो, ये जो आर एस है या कई बार आर पी भी आपको किसी किताब में मिलेगा, तो ये रो होता है। इसमें को रिलेशन तब ज्ञात करते हैं जब n बराबर 30 या इससे कम होता है और आंकड़े रैंक में उपलब्ध होते हैं। तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला होता है। सीधे सीधे फॉर्मूला रख देते हैं और चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अब यहाँ पे आर एस क्या होता है, ये होता है रो, जो कि आर एस लिखा है। अब सिग्मा का मतलब आप समझते हैं ना, सिग्मा ये जो बना रखा है ये सिग्मा मतलब समेशन होता है, जोड़ होता है, ठीक है। और जो डी स्क्वायर है ये क्या होता है, यहाँ पर डी स्क्वायर है रैंक, जैसे R1 और रैंक R2, तो इन दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस हो गया, और फिर इनका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर का योग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा डी स्क्वायर। तो ये रैंक का डिफरेंस हो गया डी, ऐसे आप याद करिएगा। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, डी है इसका क्या मतलब है, ठीक है। और एन क्या है, ये होता है प्राप्तांक, जो भी टोटल है आपका, और या रैंक के पेयर्स का नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया स्पेयरमैन मेथड। फिर देखिए चर, जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है, इसे निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो वेरिएबल की बात कर रहा है, वेरिएबल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसमें आपका जिसमें कह रहा है कि मानित चर के प्रभाव का मापन होता है, तो प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसे कौन सा होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर है ना, ये सारे चर होते हैं। इन सब चरों को हम जान लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आश्रित चर क्या होता है, स्वतंत्र चर पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए स्वतंत्र चर क्या होता है, स्वतंत्र चर वो चर होता है जिस पर जो रिसर्चर है प्रयोग करता है उसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल में होता है, जिसमें वो चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है। तो इसको क्या है, स्टिमुलस वेरिएबल के भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि अगर जैसे किसी हम पौधे का जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें हम पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, धूप मिल रही है उसको, ऐसे। तो अब यहाँ पर पानी की कितनी मात्रा डाली जाए, ये चीज़ जो है पानी की मात्रा पे क्या है, जो रिसर्च कर रहा है उसका उस पर मतलब कंट्रोल रहेगा, कुछ भी कम ज़्यादा वो कर सकता है, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, आश्रित चर वो होगा जिसका अध्ययन तथा मापन किया जा रहा है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं, इस पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि उस पर वो आश्रित है। जैसे कि द हाइट और हेल्थ ऑफ द प्लांट है ना, अब इस पौधे का कितनी हाइट होगा क्या जो है, और इसका वेट कितना होगा, या हेल्थ इसकी कैसी है, मतलब अच्छे पौधा अच्छा है, हरा भरा है, कैसी पत्तियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो इस पर क्या होगा कि रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डी वी लिखते हैं, और इंडिपेंडेंट को आई वी लिखते हैं, ठीक है।
अब कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? एक नियंत्रित चर वो है जिसे वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान नियंत्रण में रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। इस प्रकार हम नियंत्रित चर को एक स्थिर चर के रूप में या कभी कभी केवल नियंत्रण के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो मतलब इनको कंट्रोल रूप में ही मान लेना चाहिए। जैसे कि जब रिसर्च प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इनको जो है कंट्रोल स्थिति में ही माना जाता है। उसका प्रभाव ये होता है कि मतलब ये चीज़ें वहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है उस पर ये इफेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। इनका प्रभाव क्योंकि हमने कंट्रोल कर दिया है, नहीं लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि टाइप ऑफ प्लांट यूज़, कैसा पौधा है, हो सकता है कि जैसे वो नागफनी का पौधा है तो कम पानी भी लेगा, है ना, या कुछ ऐसा सदाबहार पौधा है जो ज़्यादा पानी भी लेगा, तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर देते हैं। अमाउंट ऑफ लिक्विड, सॉइल टाइप, ये सारी चीज़ें को कंट्रोल कर लेते हैं। या इसको एक और उदाहरण से समझिए कि मतलब इसी उदाहरण से समझिए कि जैसे कुछ चीज़ें, अब क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे हैं मतलब उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या उनका इफेक्ट भी उस पर पड़ रहा है, वो बाहरी चीज़ें हैं उनका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए इनको कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका कंट्रोल वेरिएबल, नियंत्रित चर। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? ये एक भ्रमित चर है, ठीक है। इसको भ्रामक या भ्रमित चर भी कहते हैं, काफ़ी पूछा जाता है ये। तो भ्रमित चर वो है जो स्वतंत्र चर के साथ बदलता रहता है। अगर हम मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो दो चर संयुक्त हो सकते हैं। मतलब वेरिएबल क्या है? जिनको मेज़र किया जा सकते हैं। अब अगर एक वेरिएबल के साथ दूसरा भी अटैच हो जाएगा तो अब उसका भी इफेक्ट तो उसमें आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक के प्रभाव को दूसरे के प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब मतलब ऐसे समझिए कि जैसे किसी एक टॉपिक है कि कोई भी एक टॉपिक है ऐसा, कोई भी एक प्रॉब्लम ऐसी है कि क्या व्यायाम की कमी से वजन बढ़ता है, अगर इस पर रिसर्च करना है, ये एक रिसर्च का टॉपिक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या हुआ? व्यायाम की कमी, है ना। अगर व्यायाम अच्छा ज़्यादा टाइम लेके करते हैं तो मतलब उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो ये स्वतंत्र चर हो गया। आश्रित चर क्या हुआ? वजन का बढ़ना, क्योंकि कह रहा है कि व्यायाम की कमी से वजन बढ़ता है, तो वजन क्या हुआ? व्यायाम से रिलेटेड हुआ, तो आश्रित चर क्या हुआ? वजन हो गया, है ना। इसको हम व्यायाम के द्वारा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब भ्रमित करने वाला चर यहाँ पर क्या होगा? उम्र, क्योंकि ये वजन बढ़ने को प्रभावित करता है ना। तो क्योंकि उम्र भी तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि वजन बढ़ाने को प्रभावित करेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इन सब को कंट्रोल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी वेरिएबल से संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इतना वीडियो सेशन आपको पसंद आया है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे बने रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह रिसर्च के और करंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ही साथ ICT की भी आपको मैं टॉपिक दूंगी ऐसे, जो कि क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।